नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, अच्छी लगती है कवि की वो भावनाएं जो शब्द रूप लेकर हमारे दिलों को छू जाती है। अच्छी लगती है कवि की वो हास्य कविता जो हमारे मुरझाए मनों को मुस्कुराने पे मजबूर करती है। अच्छी लगती है कवि की वो देशभक्ति कविताएं जो हमारे भीतर ओज पैदा करती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं कुछ ऐसे ही शख्सियत है। आप राजकीय वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर आसीन होकर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आपको 2 दर्जन से भी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपके ज्ञान, आपका संस्कार दोनों की मसाल एक साथ जलती है। ऐसे महान कवि से मुलाकात करते हुए हमें अति हर्ष हो रहा है। तो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय किशोर पारिक किशोर साहब, आपका नमस्कार स्वागत। रजनी जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी, जो विशेष रूप से आज आपने इस छोटे से कलमकार को आपने अपने पॉडकास्ट में जगह दी है। ये बड़कपन है आपका। और आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। अक्सर मैं एक छोटा सा अपना विजिटिंग कार्ड मेरे सभी सुधी श्रोताओं को देता हूँ जी। कि नाम से तो हूँ किशोर, रटू राधे नित्य भोर, श्रोता बंधे हो विभोर, कविता की डोर में। कोई कहे वंश मोर, कोई कहे कर शोर, कोई लेता है हिलोर तालियों के शोर में। तो जयपुर में निवास गोविंद का मैं हूँ खास, होता ना कभी उदास दुख घन घोर में। और शारदे से अरदास भरे ज्ञान का प्रकाश, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर में। वाह। तो ये है कि मैं आशान्वित रहता हूँ हमेशा, पॉजिटिव मेरा वो है। और कविता के माध्यम से माँ शारदे का मुझे बहुत आशीर्वाद रहता है। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ, उम्र भर रहना मुझे किशोर। वाह साहब, मन से मुझे भगवान बच्चा बनाए रखे बस। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपके भाव। और एक हास्य कवि, मुस्कुराने वाली आपकी जो अदा है, बहुत खूबसूरत। फारिक साहब, आपका जन्मभूमि, बचपन कुछ? मैं वैसे तो जयपुर मेरा जन्म स्थान है। जी जी जी। और पूरा हमारा परिवार कलवाड़ा परिवार के नाम से जाना जाता है। जयपुर के पास में कलवाड़ा गांव है, वहाँ के हम लोग उठे हुए हैं। और पिताश्री हमारे बिहारी शरण जी पारिक बहुत वरिष्ठ हिंदी के, ब्रज भाषा के, राजस्थानी के और उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार, कवि रहे हैं। कई सम्मान उनको मिले हैं। जी जी। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि वही मेरी कविता की प्राथमिक पाठशाला, वही मेरी मिडिल स्कूल, वही मेरी हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो ही मेरे गुरु रहे हैं। तो उनके चरणों में बैठकर थोड़ी बहुत कविता की प्रसादी जो मुझे मिली है, आज सारा श्रेय पिताजी को ही जाता हूँ। जी जी। जयपुर का निवासी हूँ, मैंने मेरे परिचय में भी आपको बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी पृष्ठभूमि है। नहीं, आप एकदम जमीन के व्यक्ति लगते हैं, इसीलिए बस वही है कि पारिवारिक संस्कार जो शुरू से मिले हैं, माँ से हमें, मेरे माँ से बहुत लगाव था। और दादी ने विशेष रूप से हमको जो संस्कार दिए हैं वो यही है कि जड़ों से हमेशा जुड़े रहो, चाहे कितने ही बड़े वृक्ष बन जाओ, क्योंकि जड़ें ही हम लोगों को सींचती है और उस वृक्ष के स्वरूप को वो ही बनाती है। तो कुल मिला के ये है कि हमारे वो संस्कार जीवित रहें, हम ये चाहते हैं। और कविताओं में भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी कविताओं में कुछ ऐसा जाए कि आने वाली पीढ़ी को कुछ सीख मिले, वो मैं कोशिश करता हूँ। आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, मस्त रहा। और विशेष रूप से मैं, जैसे अभी आप मेरी हेल्थ देख रहे हो, बचपन से ही मैं गोल मटोल सा था। मेरी 2 बुआएं मुझे बहुत स्नेह किया करती थी और उन्होंने किशोर जो नाम है मेरा, उन्होंने रखा। उस समय किशोर कुमार के गाने बहुत पॉपुलर थे। बुआ के वो बहुत ही
फेवरेट जो गायक थे किशोर, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो इसका नाम किशोर रखेंगे। ओह, तो बचपन में मैं काफ़ी उनके सानिध्य में रहा, और साथ में भी मोहल्ले के भी जो है महिलाएं ये हैं, और एक सुंदर सा मेरे को मम्मी तैयार कर देती थी, तो मुझे अपने साथ ले जाती खिलाती काफ़ी। और तो बचपन मेरा बहुत अच्छा। और उसके बाद जब स्कूलिंग मेरी शुरू हुई तो सांचौर, जालोर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, तो उस गांव में मेरा बचपन, तो मैंने वो रेगिस्तान का वो सारा नज़ारा देखा, वहाँ की कठिन परिस्थितियाँ देखी, और उसमें भी उल्लासित लोगों को देखा। अच्छा। तो वो आज भी मेरे मन में कि हम राजस्थानी लोग कितने जीवंत होते हैं, कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, पानी का अभाव, डेजर्ट रेगिस्तान की जो कठिन परिस्थितियां थी, उसमें भी हम जो है मुस्कुराते हुए जीते हैं। जी। ये हमारे मारवाड़ियों की राजस्थानियों की जीवंतता है। तो वो बचपन से ही मेरे साथ संस्कार। पिताजी के साथ मैंने बहुत गाँव के टूर लगाए, छोटा सा था, तो उस दौरान में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिंदगी को बचपन से ही मैंने काफ़ी करीब से देखा। जी, जी। आपने बहुत ऊंचे पद पे नौकरी की है सर, गवर्नमेंट सर्विस। जी, ये भी सब अपने प्रारब्ध, अपने बड़ों के संस्कार, और जो शिक्षा उन्होंने दी बचपन से ही, माताजी की पिताजी की दोनों का ये प्रेरणा रहती थी कि बेटा जितना ज़्यादा हम लोग ज्ञान ले लेंगे, शिक्षा ले लेंगे। और वो स्वतः ही अपने आप मुझे किताबों की ओर मोड़ा। किताबों का बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक था। और पिताजी खुद हमारे बहुत ही अच्छे, वो कहते हैं ना किताबी कीड़ा एक तरह से, तो जहाँ भी रहे वहाँ की लाइब्रेरियों को पूरा चट कर लिया उन्होंने। और वो काम मुझे देते थे कि जा वहाँ से लाइब्रेरियन से जाके ये किताब लिया, वो लिया। तो लाते लाते मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि यार ये जो है शायद सबसे बढ़िया जगह है। और जी, जी। तब से मेरे अनकॉन्शियस माइंड में लाइब्रेरियन बनने की दोनों गई। तो ईश्वर ने, कहते हैं ना कि एक सच्चे मन से आप जो भी इच्छा करें वो ईश्वर अपने आप पूरा। तो मैंने बिलीव किया, एमलीव किया, और उसके बाद राजस्थान के बहुत बढ़िया एक संस्थान में, HCM इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम प्रशासक तैयार करते हैं राजस्थान के, RAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, तो वहाँ की लाइब्रेरी में जी, जी। मैंने शुरुआत की, और लास्ट में अभी मैं HOD लाइब्रेरी से मैं वहाँ से रिटायर। जी, जी। तो किताबों के बीच में रहते हुए कविताओं से, साहित्य से थोड़ा बहुत लगाव रहा। हालांकि मैं एक अच्छा पढ़ाकू नहीं रहा, किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मुझे इसका मलाल रहा। लेकिन फिर भी लाइब्रेरी के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पुस्तकालय से बढ़कर न कोई आलय, पुस्तकालय से बढ़कर न कोई आलय, ज्ञान की मंदाकिनी का यह हिमालय, और सिद्ध जिनको इष्ट है इन पुस्तकों का, देह उनकी देवनगरी मंच वाले। वाह। जिसने भी इन किताबों का अध्ययन किया है, और निश्चित रूप से किताबें जो है हमारी सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है, और हमें जीवन में बहुत कुछ देती हैं, और सच्चा ज्ञान मिलता है। तो आप पढ़ के जब उस पर हम अमल करते हैं, आज हम चाहे कितनी भी रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, जब तक गीता के श्लोकों को या रामायण की चौपाइयों को आत्मसात करके उनमें से कुछ जिंदगी में हम न उतार पाए, तो वो सब कुछ पढ़ना व्यर्थ है। लेकिन हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। मित्रों की बात आई तो मित्रों के बारे में, अजीज मित्र, बचपन के दोस्त तो थे, आज भी स्मृतियों में हैं, जो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, निर्लक्ष्य भाव से हम उनके साथ खूब खेला कूदा करते थे। लेकिन क्षण क्षण बड़े हुए, पिताजी की भी स्थानांतरण होते रहे, मित्र मंडली भी बदलती रही। लेकिन उसमें कुछ मित्र ऐसे जो मेरे स्कूल लाइफ से लेके और अब तक इस उम्र में आते आते भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम नहीं भूल सकते। और अब तक भी यूँ लगता है कि परिवार के एक सदस्य से हैं। तो निश्चित रूप से कुछ सवाई माधोपुर में है, तो उन लोगों से अभी भी आना जाना, मिलना जुलना रहता है, और बड़े सखा भाव से हम लोग साथ में रहते हैं। मिलते हैं तो यूँ लगता है हम वापस हमारे उस दौर में पहुंच गए हैं। अच्छा। सुनीता जी के वल्लभ है आप, उनके सजना है, कैसा रहा जीवन, कैसा लगा? सुनीता जी निश्चित रूप से मेरी जीवन साथी रही हैं, और मैं तो कविता की प्रेरणा भी मानता हूँ जी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कविता के हार पिरोता। मैं एक श्री राधे छंद है, मेरा प्रिय छंद है श्री राधे छंद। श्री राधे छंद। तो उसमें मैंने
वो प्रेरणा वो श्री राधे उन्हीं की है। मैं कृष्ण के कुछ छंद लिखता था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इसमें राधा नहीं है तो ये छंद बेकार है। तब से मैंने श्री राधे के नाम से एक छंद लिखा, किशोर छंद। आज भी गूगल में आप ढूंढोगे तो वो किशोर छंद के नाम से पॉपुलर है। जी जी। तो मेरा एक छंद है कि मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, पत्नी होती पहली श्रोता श्री राधे, भाव शब्द उपमाएं बहने लगती है तो दोनों मिलकर लेते गोता श्री राधे। मेरी कविताओं का आनंद वो भी लेती हैं और सुबह सुबह नया छंद लिखते हैं, उनको मैं सुनाता हूँ तो वो मुझे इशारा कर देती हैं कि इसमें कहीं लयात्मक त्रुटि है, कुछ ऐसी है कि कमी है, तो वो मैं फिर उसको ठीक करता हूँ और वो मेरा श्री राधे एक श्रृंखला बन गई। 2013 करीब मैंने नवंबर से शुरू किया था, तो अनवरत रूप से 10-12 साल वो चली। जी जी। और उसकी अभी एक पुस्तक भी आ रही है, काव्य सरिता श्री राधे। तो सुनीता जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल रहा कविता में। पिताजी के बाद यदि मैं दूसरा कोई गुरु मान सकता हूँ तो उनको कह सकता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो और अनवरत रूप से मेरे हर कदम पे कविता में, विशेष रूप से जब भी मुझे कहीं जाना होता है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा, अक्सर कई परिवारों में ये होता है कि जब तक पत्नी का साथ नहीं हो, जीवन साथी का साथ नहीं हो, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा कोई भी काम करता था वो खुद मेरे साथ खड़ी रह के, और बड़े बड़े आयोजन मैंने जयपुर में किए, बाहर किए, तो सब जगह उनके साथ। सबसे प्रिय कविता कौन सी है? अब वैसे तो मेरे को सभी कविताएं मेरी खुद की लिखी हुई मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो जिस छंद का मैंने शुरुआत जो की थी मेरी ओज की कविताओं से की। अच्छा अच्छा। और उन ओज की कविताओं में, मेरी शुरुआत की कविताओं में, जिस समय आप देखिए कि जब हमारे राम जी पे कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी और कहा था कि ये तो कपोल कल्पित एक पात्र गढ़ा गया है। विशेष रूप से कांग्रेस ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी पेश किया था कि राम कुछ भी नहीं हुए हैं, ये कहानियां कपोल कल्पित। तब मैंने एक कविता लिखी थी, तो उसका एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ श्री राम के ऊपर कि राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके, राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके, धर्म जाति मजहब से हटकर चाहे हो कितने तबके, राम हमारी श्रद्धा ममता करुणा के अद्भुत धाम है, मन से यदि निकले रावण तो सबके मन में राम है, तो जल में थल में नभ मंडल में राम दिखाई देते हैं, तन में तन में जड़ संगम में राम गवाही देते हैं, नीर तीर और समीर में राम ही राम समाये हैं, ऐसी कोई ठोर नहीं जहाँ राम जी न छाए हैं। वाह, ऐसी कोई बहुत लंबी कविता थी मेरी, और इसको मैंने देश भर के मंचों पर उस समय पढ़ा, भुज के अंदर मैं पढ़ता था, लोग बहुत वो करते थे, उससे मेरा काफ़ी हौसला बढ़ा। तब से मैंने फिर देशभक्ति की कविताएं खूब लिखनी शुरू की, और शुरुआत का मेरा जो करीब 10 साल का दौर रहा वो देशभक्ति की कविताओं का। उस समय चाहे कश्मीर पे हो, आतंकवाद पे हो, इन सब पे आंसू को अंगारे बन जाने दो। हाँ, बड़ी सुंदर, बड़ी को अंगारे बन जाने दो, रोको मत मुझे आग बरसाने दो, हम ना कहते आगे बढ़कर जंग करो, हम ना कहते आप किसी को तंग करो, पर दुश्मन अपनी औकात दिखाता है, शासन का गूंगापन तब चुप जाता है, शासन का। ये उस समय लिखी थी जब बॉम्बे में हमला हुआ हमारे पास, और अच्छा अवसर था, हमारी सेना तैयार थी, लेकिन हमारी तत्कालीन सरकार, मनमोहन सरकार ने जवाब देने के लिए मना कर दिया कि नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो देश। तो शासन का गूंगापन तब छुप जाता है, नरम रवैया छोड़ो सकती धारो तुम, कोई ईंट उठाए पत्थर मारो तुम, अगर मोहब्बत करते हिंदुस्तान को बल दिखला दो चीनो पाकिस्तान को, बल दिखला दो चीनो पाकिस्तान को। तो ये ओज की कविताएं हैं,
कोई भारत माँ का मुकुट उठाता है, सरहद के अंदर तक टेंट लगाता है, जिनके संग तुमने बिरयानी खाई है, रंगे सियारों ने औकात दिखाई है। तो कब तक सिंहों को गीदड़ धमकाएंगे, सबक अमन के हम कब तक दोहराएंगे, जाने कितने सैनिक सर कटवाएंगे, जाने कितने सरबजीत मरवाएंगे, जाने कितने सरबजीत मरवाएंगे। लंबी कविताएं ये। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की कविताएं मैं लिखने लगा। सैनिकों के सम्मान में मैंने एक कविता लिखी थी जी। कि जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, जय हो जय हो जय हो भारत की सेना, इनके जज्बे के बारे में क्या कहना, सरहद के संकट तो खुद से लेती है, कुदरत के तांडव से लोहा लेती है, लाखों प्राण बचाए रातों लगे रहे, अपने प्राण गंवा कर फिर भी जगे रहे, इनके मन में अल्लाह है और राम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है, हर भारतवासी का इन्हें सलाम है। बहुत सुंदर। तो चाहे होली हो, दिवाली हो, तीज हो, त्योहार हो, मैं हमारे उन सभी शहीदों को, सैनिकों को अवश्य याद करता हूँ। और मैं एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं जी, जो पिछले करीब 15 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। अपनी जो ये श्राद्ध पक्ष आता है, इसका अंतिम श्राद्ध पक्ष होता है, जो है अपना अमावस्या जी। उस दिन हम लोग, पहले जयपुर से हमने शुरू किया था, अब हम हर साल पुष्कर में उनका तर्पण करते हैं, अनाम शहीदों का। वाह। और उनका तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन करा के, ये करा के शाम को हम एक कवि सम्मेलन भी करते हैं। तो निरंतर ये अंजुरी वर्ष उसका नाम है, मेरे साथी बाल मुकुंद पुरोहित हैं, वो उसके संयोजक होते हैं। जी जी। और देश भर के लोगों में एक अलग हटके कविता की जो उपयोगिता है, ये लगती है कि कविता के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि जी जी। आप अखिल भारतीय सम्मेलनों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय चैनलों पर बिल्कुल बिल्कुल निरंतर। रजनी जी सही कह रहे हैं आप। जब व्यक्ति जब लेखन करता है और अपने मन के उद्गार जब कागज पे उकेरता है, तो उसका मन करता है कि इन कविताओं को दूसरों को दिखाया जाए, समाज के सामने जाए, देश के सामने जाए जी। और एक उनका मूल्यांकन हो, उनकी समीक्षा हो, और अच्छी कविता हो तो हर व्यक्ति का मन करता है कि उनकी प्रतिक्रिया उसको मिले। बिल्कुल। तो जब मैंने शुरू किया 2004-05 के आसपास कविता लेखन जी, तो कुछ कविताएं लिखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मंचों पर ले जाए। तो मेरे एक बहुत बड़े कवि मित्र हैं, तो वो अब तो एक्सपायर हो गए, मैं उनके पास कविताएं लेके गया। मैंने कहा यार मुझे भी अवसर दो। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मजाक उड़ाई उन्होंने, और कहा यार आपको एक हल्दी का गांठिया क्या मिल गया, आप तो पसारी बनना चाह रहे हो। और उन्होंने साहब मेरा तिरस्कार किया एक तरह से उन्होंने। जी जी। तो मैंने फिर उस समय उनको ये कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी ये एक बड़ी लकीर खींची है, किशोर पारिक की भी एक छोटी लकीर इसके बराबर खींचेगी, और मैं भी करता हूँ, तो अब आप देखो। तब से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने मेरा पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जयपुर में मैंने आयोजित किया 2007-08 के आसपास की बात है। जी। और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैंने जश्न आज़ादी किया, देश भर के कवियों को उसमें बुलाया, और अपना जो ये प्रताप सभागार है वहाँ पर मैंने आयोजित किया। तो उस रात की स्थिति ये थी कि उस सभागार में करीब 700-750 की कैपेसिटी थी, लेकिन 1000 लोग करीब आए, और गैलरी वगैरह सब भरी हुई थी, और वो एक सक्सेस कवि सम्मेलन मेरा हुआ, उसका मुझे संचालन करने का अवसर भी मिला। तो तब से फिर मेरा हौसला बढ़ा, और मैंने प्रयास किया, मेरे मिलने वाले थे उन सबको कहा आप कवि सम्मेलन कराएं। तो कवि सम्मेलन एक ऐसी विधा है जिसमें काफ़ी बजट की भी ज़रूरत होती है। बड़े कवि आज बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं, मैंने कहा नहीं, हम उनसे अच्छे कवि तलाशेंगे, उनको आगे लाएंगे, तराशेंगे और उनको लाएंगे, आप उन्हें अवसर दो। तो फिर हमारे कई साथियों ने, मित्रों ने हमें अवसर दिए, कवि सम्मेलन कराए, उसमें कम बजट में हमने अच्छे कवि सम्मेलन करके देखे। तो धीरे धीरे पूरे देश भर में मैंने लगभग 500 से ऊपर कवि सम्मेलन किए हों, और हर महीने 2-3 जगह मुझे काव्य पाठ करने का अवसर भी मिलता है। और जयपुर में भी मैंने काफ़ी कवि सम्मेलन किए हैं, तो उनमें भी मित्र लोग आते रहते हैं। दूसरी बात क्या है, मैं साहित्य से भी बराबर जुड़ा था, क्योंकि हमारे पिताश्री जो बहुत बड़े
खुद कवि रहे, साहित्यकार रहे, अनेकों पुस्तकें उनकी आई। हाँ तो उनके माध्यम से मैं साहित्यिक कवियों से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। जी। और मैं अक्सर क्या होता है कि कवि सम्मेलन, आज के जो दौर के कवि सम्मेलन है, वो कवि सम्मेलन ऐसे होने लगे, उसमें फुहड़ता आ गई, बहन बेटियों के साथ आप बैठ के उन कवि सम्मेलन को नहीं सुन सकते, नोक झोंक और इस तरह की बात, अश्लीलता उसके अंदर आ गई। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मेरे कवि सम्मेलनों में पिताजी की उपस्थिति में मैं कवि सम्मेलन आयोजित करता था, जो मैं आयोजित करता था जी। तो पिताजी वहाँ बैठे रहते, तो मेरे पर एक अंकुश भी रहता था। हाँ कई बार दर्शक मांग करते थे, कोई अच्छी कवित्री है कि आप इससे थोड़ा सा प्रेम प्रीत के नोक झोंक करें, तो मैं फिर उसको चाहे कवि सम्मेलन छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कवि सम्मेलन की जो शुचिता है, मर्यादाएं हैं, वो बनकर रहे, ये मेरा प्रयास रहता था। तो उससे मैं एक सही दिशा में मैं चलता रहा और अच्छी कविताएं मेरी सृजित होती रही। जी। लोगों ने बहुत मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया और बड़े लाड से मुझे अपने कवि सम्मेलन। आपको सम्मान पुरस्कार भी बहुत, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है, थोड़ा कुछ जिक्र करेंगे क्या? अब पुरस्कार की तो एक लंबी श्रृंखला है, बहुत है इसलिए। हाँ, मैं मेरे शुरुआत के पुरस्कारों में हमारे ढूंढाड़ी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी पारिक, तो मुझे पहला पुरस्कार मुझे याद आ रहा है कि उनके माध्यम से मिला जी। उसके बाद राजस्थान पत्रिका ने मेरा सम्मान किया और जयपुर की लगभग सभी संस्थाओं जो कि सम्मानित करती है साहित्यकारों को, कवियों को, उन सब ने किया। दिल्ली में भी हमारी एक संस्था है, उसने मुझे सम्मानित किया, गुवाहाटी में हुआ, गोवा में हुआ। तो अब लंबी श्रृंखला है, वो तो एक पर्टिकुलर उस सम्मान बाकी मैंने बचपन से ही मेरा ये रहा, मैं स्काउटिंग में भी रहा और उसमें मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 79 में। मैं एन संजीवा रेड्डी से दिल्ली से वो पुरस्कार में लेके आया। तो उसके बाद फिर पुरस्कार बाद में गौण हो गया। मैं कविताएं मैं स्वांत सुखाए के लिए लिखता हूँ और अच्छी कविताएं होती है, मैं श्रोताओं तक ले जाता हूँ। जी जी जी। एक समय होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है जब सम्मान दिया जाता है, वो आनंद कब आया था? एक समय ऐसा भी होता है? नहीं, देखो, उसको सम्मान पुरस्कार से ही नहीं होता। मेरा पहला कवि सम्मेलन था, मुझे याद है, जी जी, ये बात है जून 2008 की, और भोपाल में मैंने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। मुझे कल्पना भी नहीं थी और मैंने उसमें अपने गोपाल दास जी नीरज, तो गीत ऋषि, उनको मैंने अध्यक्षता के लिए निवेदन किया। अच्छा। और सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उनके सानिध्य में बैठ के पहला मेरा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, देश के बहुत बड़े बड़े कवि उसमें बैठे और मेरा संचालन जब हुआ और उस कवि सम्मेलन का जब समापन हुआ, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरी डायरी लेके उन्होंने अपनी कविता की एक पंक्तियाँ लिखी गीत की कि मैं जहाँ थमूँ वहाँ किशोर पारिक आगे चले। कुछ इस तरह के भाव थे उसमें, तो वो मैं गदगद हो गया। और 2008 को मैंने फिर रात को जब कवि सम्मेलन समाप्त हो गया, मैं होटल में आया तो मेरे आंसू आ गए। वो क्षण मेरे लिए बहुत खुशी के थे। मैंने धर्मपत्नी को फ़ोन किया, मैंने कहा आज माँ का, पिताजी का जो आशीर्वाद है मेरे साथ, वो सरस्वती का है, वो फलीभूत हुआ। नीरज जी ने मेरी डायरी में ये लिखा और ये, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा पुरस्कार था। उसके बाद अनेकों पुरस्कार मिले, मैं उसको एक बड़ी उपलब्धि थी, उन सबका एहसानमंद हूँ, लेकिन मेरे लिए वो दिन जो था वो पुरस्कार सब। और दूसरा पुरस्कार मेरे को ये लगा कि जब मेरी मदर जब एक्सपायर हुई जी, उस समय 5 मिनट पहले तक मैं उनके पास बैठा था और उनको मैंने एक कविता सुनाई जी। तो कविता सुन के उन्होंने, हमारे पिताजी जो कि बहुत बड़े कवि, उनकी भाषा बहुत प्रांजल, मैंने ज़्यादा, मेरे पास शब्दों का संकलन भी नहीं है और इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आम आदमी की कविता करता हूँ। तो मैंने माँ को जब कविता सुनाई तो माँ ने पिताजी को कहा, अजी मेरे को तो आपसे अच्छी लगती है इसकी कविता, तो ये आपसे अच्छी लिखने लग गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सहज अपनी एक कोमल भावनाएं अपने पुत्र के प्रति प्रकट की होगी, लेकिन मेरे लिए वो सम्मान, वो पुरस्कार ऐसा था। और उसके फिर 5-7 मिनट बाद वो नहाने गई, बाथरूम में ही उनका देहांत, हाँ, उनका देहांत हो गया। तो अब तक मुझे वो स्मृति होगी।
वाह, क्या बात है। बाकी पुरस्कार बहुत सारे हैं, पूरी मेरी एक फाइलें भरी हुई हैं उनके अंदर, जो सम्मान पत्र, और ये आप देख रहे हैं पीछे जी जी भरे पड़े हैं, अंदर कार्टून है बहुत सारे, जी उनके जी अंदर वो सब सम्मान पत्र रखे हुए हैं। जी जी। पिताजी है, माताजी थे, आदर्श कवि कौन रहा? अब आदर्श में वैसे तो देखो, ज्यादातर कवियों को मैंने सुना नहीं था, क्योंकि मेरा जो कविता में जब मेरा आगमन हुआ जी उस समय तक मैं ज्यादा कवियों के संपर्क में नहीं था। तो जब संपर्क में आया तो मेरे इर्द गिर्द के, मेरे आसपास के मित्र और जो लोग थे जिनकी कविताएं सुनता था, मैं उनसे प्रभावित होता। तो उसमें हमारे यहाँ जयपुर के जो बड़े वरिष्ठ कवि थे उस समय, हमारे फादर तो थे पिताजी बिहारीशरण जी, बाकी उनके साथ के बहुत सारे ऐसे कवि थे जिनमें आदरणीय नंदलाल जी सचदेवा साहब, जिनके सानिध्य में हम बैठ के गोष्ठियाँ करते थे, हमारे आदरणीय मुकुट सक्सेना जी, जिनकी कविताएं सुना करते थे, हमारे लोकेश कुमार सिंह साहिल हैं, वो बहुत अच्छा उनका तरन्नुम था और उनके बहुत अच्छी कविताएं उनकी होती थी, तो वो उनसे भी मैं प्रेरित होता था। तो धीरे 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 करके फिर मैंने बाहर के कवियों को यूट्यूब पर और इन पर सुनना शुरू किया। तो उनमें बहुत सारे जो उस समय तक हमारे साथ ही थे, युवा कवि थे, उनकी कविताएं भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो और बाकी नीरज जी को, हमारे उस समय बाल कवि बैरागी थे, उनको मैं खूब सुनता था। आशिम ओम प्रकाश आदित्य को मैं खूब सुनता था, और तत्कालीन आज कवियों को मैं बड़ी रुचि लेके सुनता था, और मन करता था मैं भी कुछ थोड़ा बहुत इनकी जैसे कुछ टूटा फूटा लिख सकूं, और मैंने प्रयास किया। तो एक मेरा ये तुकबंदी ही मानता हूँ मैं अपने आप को, अभी भी मैं कवि नहीं मानता। ये मैंने कहा ना, आपका बड़कपन है, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और हमेशा जिंदगी भर सीखना चलता है। जी 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 जी। आपको इस सफर में कभी पीड़ा पहुंचाई किसी ने? धोखा, पीड़ा, मानसिक पीड़ा? नहीं, कदम कदम पर है ये। देखो, मैं मानता हूँ हमारे जीवन में पीड़ा की जब बात है, कविता से ही नहीं, समाज के कई घटकों से हमें पीड़ा का एहसास होता है, और बस उस पीड़ा में हम, उन संघर्षों में हम जब है दृढ़ता से हम खड़े रहें तो हम लोग आसानी से निकल जाते हैं, वरना डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। मेरे ऑफिस में भी कई बार हुआ, मेरी कविताओं की वजह से मेरे कुलीग्स हैं, मेरे ऑफिसर हैं, वो सब चिढ़ते थे मुझसे, मेरे रोज अखबारों में मेरा पढ़ के, और वो मेरे डायरेक्टर को शिकायत कर देते थे। और एक हमारे बॉक्स लगा हुआ था, उस बॉक्स में शिकायत पत्र थे, तो उसमें लेते थे कि ये व्यक्ति काम नहीं करता और ये अपनी कविताओं में लगा रहता है, इससे मिलने वाला ऐसे। तो फिर मैंने डायरेक्टर ने एक दिन मुझे बुला के, भाई आपकी बहुत शिकायतें आ रही है, ये आ रही। तब लेकिन बोले मैं खुश हूँ आपसे, क्योंकि मेरी जो लाइब्रेरी थी उसकी उपलब्धता ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारा नाम था उस लाइब्रेरी का, देश से विजिट करने लोग आते थे, और कंप्यूटराइजेशन की दृष्टि से हमने पूरे राजस्थान की श्रेष्ठ लाइब्रेरियों में हमको खड़ा किया हुआ था। तो उसमें हम हमेशा आगे रहे, और पूरे राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारी, IAS और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक की रिक्वायरमेंट हम तत्काल पूर्ण कर दिया करते थे। तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो तुम, मतलब तुम्हारी उपलब्धियां तो बहुत, और जितने तुम्हारे पिछले डायरेक्टर हैं वो सब ये कह के गए हैं कि भाई ये किशोर पारिक हैं, ये आगे पिलर्स में से हैं, इस इंस्टीट्यूट की जो वाइब्रेशंस है उनमें इनका काफ़ी योगदान है। तो मैंने कहा कविताएं तो है, ये मुझे प्रेरित करती हैं, प्रेरणाएं देती हैं। बाकी ऑफिशियल उस गतिविधियों में मैं न छुट्टी लेता हूँ, मैं मेरी संडे सैटरडे को करता हूँ। तो फिर उन्होंने 2-3 बार मेरी शिकायतें हुई। इसके अलावा जब देखता हूँ, मैं काफ़ी बच्चों को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी जी जी। हम लोग एक राष्ट्रीय कवि संगम का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग पूरे राजस्थान में युवा कवियों को तलाशते हैं, तराशते हैं उनको, और दिल्ली में एक बड़ा आयोजन करते हैं, 15 नवंबर को होने जा रहा है। हमारे राजस्थान से हर साल 2-3 लोगों को मैं भेजता हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब जब मैंने कई बच्चों को आगे बढ़ाया, थोड़ा वो आगे बढ़ गए, तो उसके बाद वो हमारी ही आलोचनाएं शुरू करके और हमारे ही कंधों पर बैठ के हमारे ही सर पे मारने का उन्होंने, तो उनमें से कई कुछ ऐसे भी जो है वो बिल्कुल एक तरह से कृतज्ञता उनको कह सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो अपना विकास खुद रोक लेते हैं। जो लोग उनकी उंगली पकड़ के अगर आगे बढ़ाते हैं तो उनको जीवन भर उनको उनका एक एहसान मानना चाहिए। वो दूर रहा,
जबकि वो उल्टा करते हैं, तो वो फिर उनकी विकास गाथा रुक जाती है। जी जी जी। लेकिन फिर भी हम सहज उनके प्रति वो स्नेह रखते हैं। और ऐसे ही कई रिश्तों में भी इस तरह का होता है, पारिवारिक रिश्तों में भी कई ऐसे विवाद हो जाते हैं कि वो ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन इन कविताओं की वजह से हम लोग इनमें लगे रहते हैं, तो वो सब तनाव जो है ऊपर के ऊपर ही निकल जाता है, जी जी तनावग्रस्त नहीं होते। जी। आपकी रचनाएं मोह के धागे, हास्य की हिलोर आदि अनेक रचनाएं, इनके बारे में कुछ बताएं। मोह के धागे मेरा एक कविता संग्रह है, जी ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में है, और इसमें लगभग मेरे 60 गीत हैं। जी और ये गीत वो है कि जब मैं बैठ कर कभी आध्यात्मिक उसमें मूड में होता हूँ, जी तो वो चिंतन जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसमें भी मेरा आध्यात्मिक एक रुझान भी रहा है, मेडिटेशन करना, ये करना। तो जो विचार एकदम से उत्पन्न होते हैं, तो उस मेडिटेशन से बाहर आके मैं कुछ उन शब्दों को लिखता हूँ और उनको एक गीतों में, कविताओं में मैं उनको, तो जैसे मन पे मैंने कई कुछ कविताएं लिखी, जीवन का एक दृष्टिकोण है उस पे, मृत्यु पे भी मैंने कुछ कविताएं कहने की कोशिश की है। एकाकीपन, जिस समय हमारा ये अभी कोरोना काल गया था, हम सब अकेले हुए थे, सब घरों में कैद हुए थे। हाँ तो उस एकाकीपन को भी मैंने मेरी इसके अंदर, मेरे इसमें काफ़ी कई गीत हैं, और उनके शीर्षकों से आपको महसूस होगा कि वो जो कविताएं हैं, ज़्यादातर कविताएं जो है वो आध्यात्मिक तेवर को लिए हुए हैं। खोज की भी है, शुरुआत की भी है इसमें, जैसे हम अभावों में निखर बढ़ते रहे, दुविधाओं का राग, इनके शीर्षकों से आपको लगेगा। मोह के धागे, स्वयं से मुलाकात, आदमी दुनिया भर से मिलता है लेकिन खुद अंदर क्या है, खुद से कभी मुलाकात नहीं करता। कस्तूरी मृग की भटकन मेरा एक गीत है। स्वयं से किए वादों का टूटना, हम कितने वादे कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि कुशलताओं में छिपी वेदनाएं, हमारे सबको उपलब्धियां अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे के हमारे संघर्ष है, हमारे कितनी मेहनत है, कितना पसीना बहा है, वो कोई नहीं देखता। इतना दूर चलाऊं फिर भी मंजिल नहीं मिली, कई संघर्ष करते हैं लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं। तो इस तरह के गीत जो है, चंचल मन की अकुलाहट, प्रेम आहट की अभिलाषा, चरेवेती चरेवेती, तो ये सारे गीत जो है मेरे सब इसी के गीत हैं। आप कहो तो मैं एक गीत इसमें से, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा। बुजुर्गों पे मैंने लिखा है जिनके बच्चे जो हैं आजकल पढ़ने बाहर जाते हैं, रजनी जी, और वापस लौटते नहीं है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। तो मेरे को एक बचपन की कविता याद आती है, आपको भी पढ़ी होगी, कि चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को दाए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम जब घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने घर सारा अपना, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। लेकिन अब वो चिड़िया के बच्चे उड़ के जाते हैं, लौटते नहीं है साहब वो। अभी मेरे पड़ोस में एक घटना हुई, मेरे ठीक सामने वाले पड़ोसी अभी इसी धनतेरस को एक्सपायर हुए, 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित थे और 1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज थे। उनका बच्चा अमेरिका, लेकिन वो आया नहीं, और वहां से ही वीडियो से पिताजी के हालचाल लेता रहा। जिस समय हम उनका फ्यूनरल कर रहे थे, तो उनकी चिता को भी वो वहां से ही देख रहा था। तो ये वेदनाएं मुझे कचोटती है। तो अभी दिवाली में मैंने 2 दोहे लिखे थे कि बेटा तो परदेश में, हम बैठे हैं गांव, बेटा तो परदेश में, हम बैठे हैं गांव, दिवाली पे आएगा शायद चुने पाँव। अरे फिर वो नहीं आया साहब। तो फिर मैंने दूसरा दोहा लिखा कि माने तलते गूंजियां जला लिए थे हाथ, माने तलते गूंजियां जला लिए थे हाथ, पर बेटा आया नहीं दिवाली की रात। तो उस वेदना का एक गीत है, आप कहो तो मैं बिल्कुल सुनाइए, पढ़ दूं, ताकि आज के पॉडकास्ट में एक मेरा गीत भी चला जाएगा जी। बस इसी वेदना को, बुजुर्गों की वेदना को मैंने लिखा है जी। कि अब मन किस के आगे खोले, अब मन किस के आगे खोले, इन घावों को कौन टटोले, निकली पाख उड़ गए पाखी, निकली पाख उड़ गए पाखी, ले परवाजें खोले खोले, अब मन किस के आगे खोले। इंसान
जब घरौंदा बनाता है, घर बनाता है, तो उसकी आकांक्षा रहती है कि हम सब बच्चों के साथ, सबके साथ इस घर में रहें। वो जब टूट जाती है तो क्या होता है कि तिनका नीड़ बनाया, शायद यह कुदरत की माया, कोई बंधन काम न आया, विकसित कुछ अरमान हुए क्या, बन बैठे वो उड़न खटोले, अब मन किसके आगे खोलें, इन घावों को कौन टटोले। और आदमी जब रजनी जी बेबस हो जाता है ना, जी जी जी। तो वो क्या करता है, बस देखता है, टुकुर टुकुर देखता है। एक शब्द मैंने यहाँ काम में लिया है कि टुकुर टुकुर तकती है राहें, अब भी आए, अब भी आए, नभ को तकती थकी निगाहें, भूल गए घर देश ठिकाना, भूल गए घर देश ठिकाना, निकले बहुत गजब के गोले, अब मन किसके आगे खोलें। फिर जब देखता है कि यार अब वो तो ये हुआ नहीं, तो आदमी अपने आप से एडजस्ट कर लेता। इन दर्दों को पीते पीते यादों की जागीरें जीते, फिर भी हैं रीते के रीते, हम अपनी ममता से कहते, तुम भी बदलो अपने चोले, अब मन किसके आगे खोले। और अंतिम पंक्तियां जी। कि दिल छोटे हैं लंबी रहना, रात को भी वो यादों में जब आते हैं, बिल्कुल। दिल छोटे हैं लंबी रहना, दिल के टुकड़ों तुम खुश रहना, और नहीं तुमसे कुछ कहना, जाने कब हम सूखे पत्ते तेज हवा के संग में खोले, अब मन किसके आगे खोले, वाह। इन घावों को कौन टटोले, निकली पाख उड़ गए पाखी, ले परवाजें हुले। तो इस तरह के भावनात्मक गीत रिश्तों के जो है, यही मोह के बहुत धागे, सुंदर, बहुत मोह के सुंदर धागे रचना, यही। बहुत सुंदर गाया भी, बहुत सुंदर आपने भावी तो दूर ये होकर सब। के। और बताएं आपको। आपने तो ऐसा निशब्द कर दिया ये गीत सुना करके कि बहुत, क्या बोलूं, मेरा बहुत एक सुंदर, गीत जो है विशेष रूप से, बहुत मैं सुंदर। राजस्थानी भी लिखता हूँ। राजस्थानी में मैंने अनेक गीत छंद लिखे हैं। मैंने बेटियों पे मैंने एक गीत लिखा था, क्योंकि आप भी बेटी हो, बहन हो हमारी, जी जी। तो एक गीत में मेरी पुत्री पे लिखा था। मैं जब बाहर लॉन में बैठ के सुबह मैं सुबह, कहीं भूल न जाऊं, वो भी थोड़ा सा मुझे बताना, सुनाना हाँ। दर्शकों को। बेटो मारो बाप को कमाए। ये बेटी वाला के बाद में। चलो। तो जी। वो बेटी, जब मैं यहाँ पे सुबह सुबह अखबार पढ़ता, और चिड़ियाएं हमारे यहाँ खूब आती है, आप देखो हाँ हरियाली जी, काफी है, बहुत सुंदर है। तो सुबह सुबह थोड़ा दाना वाना उनको डालते, तो वो आती, चिड़ियाएं चुगती, पानी पीती और उड़ जाती। तो मुझे जी लगा ये बेटी हमारी जो है, वो भी इसी तरह इस घर में इसका अन्न जल जब तक है, ये जी पिएगी उड़ेगी चली जाएगी। तो वो भाव पक्ष मेरे दिमाग में कई दिनों तक घूमता रहा। जी। और एक राजस्थानी गीत की मेरी उसमें रचना हुई, तो उसमें आपका हो तो मैं 2-3 बंद सुना दूं बिल्कुल, आपको। मैं बहुत खुश हूँ, सुनाओ, दर्शक सुनेंगे। तो अपना मनुस्मृति का वो श्लोक है ना, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हाँ जी। वहीं से मैंने उठाया इस गीत को। जी। कि बेटियां पूजी जाए, बेटियां पूजी जाए, जट है छह, वी घर में भगवान छह, बेटियां बिना लूणो घर छह, मीठा बिन पकवान छह, बेटियां पूजी जाए। तो बेटी के हंस ताही बिखरे, घर में चंदा तारा सा,
मीठी बोली में झड़ता जूं, फूला का महकारा सा, रोड़ी चंदन कुमकुम बिंदिया, सब पवित्र चीज है। बिल्कुल। रोड़ी चंदन कुमकुम बिंदिया, बेटी की मुस्कान छे, बेटिया बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटिया पूजी जाए। तो बीरा खातर ममता मूरत, भुज में बांध समेटती, राखी का काचा डोरा में ये को हेत लपेटती, और तीतरियां से उड़ती फिरती बच्चियां हमारे घर में, हाँ। आभे भरी उड़ान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे। और मेरे हृदय के बहुत करीब की पंक्तियां हैं जी। कि आँखें का मीठा सपना सी, आँखें का मीठा सपना सी, डेली सजी रंगोली सी, अन्नपूर्णा सी वरदानी, गाय गोमती भोली सी, और बजी देवर मीठी घंटी, बजी देवर मीठी घंटी, मस्जिद उठी अजान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटियां पूजी जाए। और पंक्तियां देखें आप जी। कि बेटियां सीता, बेटियां गीता, बेटियां राधा रानी छे, वाह। बेटियां छे सत की सावित्री, गंगा जी को पानी छे, और बेटियां गोपियां बिंद्रावन की, बेटियां गोपियां बिंद्रावन की, मुरली की सितान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे। और अंतिम पंक्तियां जो इस गीत का निचोड़ है जी। कि हर आंगन ने सोन जूही बन, महके छे महकावे छे, और पाखड़ी निकलिया पाछे, चिड़ी जैसा उड़ जावे छे, बेटियां सदा परायो धन छे, बेटियां सदा परायो धन छे, बाबल घर मेहमान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटियां पूजी जाए। बहुत सुंदर बेटियों के लिए स्त्री का मान बढ़ाया है, और कितनी सुंदर उपमा दी है आपने। अब ये माँ शारदा लिखवाती है, भाव पैदा करती है, बहुत। हम टूटा फूटा लिखते हैं, वो गीत बन जाता है। ये है। अभी आपने चर्चा की थी कि वो बेटो मारा बाप को, भूल जाओ। ये क्या होता है रजनी जी कि हम जो है मंचों पे जब जाते हैं तो जी। अब हास्य कविता। मंच पे क्या होता है कि लोग बाग पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे तो जब मेरे को बुलाते हैं वो मेरे मोटापे पे तंज करते हैं। कोई मुझे मंच का गणेश बोल देता है, कोई गजराज बोल देता है, कोई मतलब मेरे मोटापे को लेके तंज कस के मुझे वहाँ मंच पे खड़ा करता है। तो मुझे लगता है कि मैं एक कवि हूँ और एक ऐसे श्रेष्ठतम पिता की संतान हूँ जो बहुत प्रति उत्पन्नमति हमारे पिताजी की बहुत बढ़िया थी, तत्काल हास्य पैदा करते थे वो। तो फिर मैं उनको उसी समय उन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। तो एक छंद मैं अक्सर पढ़ता हूँ जी जी जी। कि बेटो मारा बाप को कमायो खाऊं, आपको मैं काम को ही पाप को न करूं लीक हटके, और कविता में करूं बात चाहे दिन चाहे रात, देश का ही जज्बात चोर लगा डट के, और जितरो भी खाऊं रस उतरो बनाऊं, नहीं खायड़ो ले जाऊं मन कुकड़ी सिमट के, और माने यो अचंबो आवे थाने क्यों नहीं सुहावे, मोटापो किशोर को क्यों आंख में खट के। तो ये करके उनको निरुत्तर मैं अक्सर कर देता हूँ। तो ये मंच की हमारी नोकझोंक चलती रहती है ताकि पब्लिक उसमें से रस ले, आनंद ले, और कविता जो है यही रस, एक रस की उत्पत्ति करती है लोगों में। जी जी। वही है। हास्य की हिलोर रचना आपकी है, उसके लिए हास्य की हिलोर तो रचना हमारी जो है, ये किताब आप देख रहे हैं, ये हास्य की हिलोर जो है मेरी विशेष रूप से। तो ये क्या, जब मैं मंच संचालन करता था तो उस समय हास्य कवि को बुलाने के लिए हास्य की कविताएं करनी पड़ती, और साथ में
मुझे ये लगा कि हास्य रस लिखना सबसे कठिन है। आप और सब कुछ कर लो, लेकिन लोगों को हंसाना आज के दौर में बहुत कठिन है। आप बहुत। देख रहे होंगे वर्तमान में मंचीय चुटकुलों से लोग हंसाते हैं, लेकिन मैं उसको कविता नहीं मानता। तो मैंने छोटे छोटे छंदों से, इनसे, और चुटकुलों में भी मैंने कविता में परिवर्तित करके, ये कवि धर्म है कि आप जब बात करो तो छंदों में करो। हमारे शाश्वत छंद, हमारे सनातन छंद जब होते हैं, तो मैंने जितने भी अपने, चाहे दोहे हों, मुक्तक हों, कुंडली हों, घनाक्षरी हों, इन सब में मैंने हास्य कविताओं के माध्यम से, तो ये मेरा उन सब कविताओं का, छोटी छोटी कविताओं का संकलन है जो अभी जुलाई 2025 में आया। तो आप कहें तो इनमें से एक आध छंद में इसमें से मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। तो विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पे, जहाँ ज्यादातर लोग बात क्या करते हैं, हास्य बीबी पे उठाएंगे, पुलिस पे उठाएंगे, या ऐसे विषय लेते हैं। मैंने इससे भी हटके जहाँ भी गए वहाँ की वर्तमान परिस्थिति में कैसे हास्य होता है। जैसे गोविंद देव जी के मंदिर गया मैं जी। और मेरे जूते वहां से चुरा लिए, तो वहीं से फिर मैं आया, भाई ये तो चोट हो गई, उसी में से भी हास्य निकाला पड़ना जी। तो गोविंद के गए धाम नई पादुका थी पाम, गोविंद के गए धाम नई पादुका थी पाम, पीछे आके देखा किसी चोर ने चुराई है, यहाँ ढूंढी वहां हेरी चप्पल नहीं थी मेरी, किसी के भी पाँव में नजर नहीं आई है। तो ढेर देखा कोने में जब टूटे फूटे लीथरों का, मन ने कहा पहन किशोर यार इसी में भलाई है, जोड़ की मिलाई कभी रंग की मिलाई पर, एक पाँव दाहिने की तीन तीन पाई है, एक ही पाँव की मिल गई, दूसरी जोड़ा ही नहीं मिलेगा। तो हास्य देखो, अब उसमें से भी हम कैसे निकाल सकते। छोटी सी हास्य की कविता है कि हमारे पशु मेले खूब होते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति अपनी काणी भैंस बेचने के लिए ले आया, उसमें वहां से मैंने हास्य देखा, एक चुटकुला पढ़ा था, तो उसी से मैंने एक मुक्तक लिखा कि काणी भैंस बेचने ताऊ पशु मेले में गया फरक के, काणी भैंस बेचने ताऊ पशु मेले में गया फरक के। भाई हरियाणा का गांव है, अपने यहाँ भी गांव में जी। तो वो तुक मिलाने के लिए कई बार मिलाने पड़ते हैं। जी। कि काणी भैंस बेचने ताऊ पशु मेले में गया फरक के, ग्राहक बोला कहानी पाड़ी मांग रहा क्यों इतने टक्के, हंसकर ताऊ बोला भाई अरे तू क्यों इसकी आंखें ताके, तुझे दूध पीना है इसका या करने हैं नैन मटक के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से कई तरह की कविताएं होती हैं। हमारे जयपुर में बंदर बहुत है, आपको भी पता होगा। बिल्कुल है। आप तो चलो विद्याधर नगर रहते हो, वहाँ कम आते होंगे, हमारे शहर में जो है वहाँ बंदर और खूब प्रकोप करते हैं। गलता जी में एक बार देखे, बहुत तो गलता जी की भी इसमें कविताएं खूब लिखी हुई है, गलता के बंदरों पे भी। तो एक ही बारी सामना किया मैंने, तो हाँ पर्स ले लिया था मेरा। आपका पर्स लिया था, आपका तो पर्स लिया था। और आप देखिए कि हमारे साथ क्या किया उन्होंने। हम गलता जी में उतरे नहाने, तो हमारे क्या है कि हमारे कपड़े ही ले गए। बाप रे। और काफी देर तक दिगंबर रूप में वहां खड़े रहे। तो इस तरह से हम, हाँ उस पर भी मेरी कविताएं लिखी हुई है, तो वो कविताएं देखनी पड़ेगी मुझे कहाँ है। लेकिन वो एक कविता मुझे याद आ रही है कि जयपुर की हवेलियों में राम जी की फौज चले, जयपुर की हवेलियों पे राम जी की फौज चले, छतों पे ये बैठते ही जुएं खोज खाते हैं, तो मुखड़े हैं लाल पीले खुजली से झड़े बाल, दौड़ दौड़ चले चाल दांत भी दिखाते हैं, तो डर से बेचारी नार बंद कर लेती द्वार, लठ लिए मर्द यार इनको भगाते हैं, कभी वस्त्र जूतियों को फाड़ते हैं फेंकते हैं, जैसे बजरंग बली मुंदरी गिराते हैं। जैसे लंका में उन्होंने सीता मैया के सामने, तो जब इनको इनका मिल जाता है, हम वहां पे जाते हैं वृंदावन, हमारे चश्मा खींच लेते। हाँ ये घटना हुई थी आपके साथ भी हुई? हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन की, पोइट्री क्या ऑब्जर्वेशन की हमने वहां देखी, और हमने इस तरह की कविताएं, इसमें खूब है मेरी कविताएं, इसके अंदर हास्य की हिलोरों पे जी आपको इस तरह के काफी मिलेंगी, और गुदगुदाती हुई सी आपको ही कविताएं। मुस्कुराहट देना ही तो मुश्किल है, हाँ, वो आप दे रहे हैं तो वो बड़ी बात है। तो ये जैसे एक व्यक्ति, आपका चश्मा भी छीना गया?
हाँ वृंदावन मेरा में? मेरा वहाँ वृंदावन में हुआ था। हुआ, फिर आपने क्या दिया उसे? वृंदावन में वो उनकी पसंद है साहब, वो जो आते हैं ना फ्रूटी। फ्रूटी आप कुछ भी दे दो जब तक फ्रूटी नहीं मेरे मिलेगी। जानकार थे तो उनका ले लिया था, हाँ। तो फ्रूटी देनी पड़ी उनको, बंदरों को, तब जाकर चश्मा तुरंत वापस रख दिया। हाँ और टॉफी दे रही थी मैं पहले, टॉफी नहीं ली उन्होंने। हाँ, तो आपने भी फ्रूटी दी? फ्रूटी दी उनको। एक कविता छोटी सी आपको मैं और सुनाता हूँ। जी जी। कई तरह से मनचले जब लोग होते हैं ना, हाँ जी। तो उन पे मैंने एक छोटा सा लिखा है हाँ कि छत पे साजन जा चिड़िया को, जी। छत पे साजन जा चिड़िया को, कुछ दिन से डाले था दाना। हम्म, छत पे साजन जा चिड़िया को, कुछ दिन से डाले था दाना। आ मेरी बुलबुल वो कहता, पीछे गाता फिल्मी गाना। जी। सजनी बोली काली चिड़िया जिसको तुम आवाज लगाते। सजनी बोली, पत्नी बोली, हाँ जी। काली चिड़िया जिसको तुम आवाज लगाते, फुर हो गई नई चिड़े संग, अब उसको मुश्किल है पाना। तो ये कई बार ऐसी चीजें होती है कि हाशी आज के अंदर अपनी बात को हम कहते हैं तो एक माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। जी। तो हम परिवार के साथ भी बैठते हैं, कब गोष्ठियाँ होती है तो उसमें सब ये कहते हैं कि कोई हंसी की सुना, तब फिर पीछे फिर इसी को हास्य की हिलोर कहा है। इसी को हाशी की हिलोर, जो मन को में हिलोर बिल्कुल पैदा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। आपको संगीत गाने वगैरह भी पसंद है क्या? संगीत तो निश्चित रूप से, देखो संगीत का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। हमारे पिताजी बहुत अच्छे संगीतकार थे जी। और आज भी घर में सारे वाद्य यंत्र हैं। अभी आप देखोगे तो मेरे पास वो प्ले बोर्ड भी मिल जाएगा, जी। हारमोनियम, तबला और वायलिन, बांसुरी सब मिल जाएंगे। हाँ जी। लेकिन क्या है, मेरी जो है चंचल प्रवृत्ति रही और जो भी कोई अच्छी चीज देखी मैं उधर सी, जैसे बंदर होता है ना, समर जिस साथ में देखा उचक के जा बैठे। जी। सियासत बन गई है आजकल लंगूर की सूरत। तो मुझे जहाँ कुछ अच्छा लगता, मैंने फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी भी मैंने पीक तक मैं पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लिए मैंने। वाह। फिर मैंने स्काउटिंग में मैं गया तो स्काउटिंग में मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार लिया। मेरे फील्ड में पुस्तकालय में भी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक संस्थाओं से जुड़ा रहा, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकार रहा, और यहाँ भी मैंने जयपुर में भी पुस्तक आंदोलन चलाया। तो ऐसे ही करके फिर जब मैं कविताओं में आया तो कविताओं में भी मैंने अपनी एक संस्था बनाई। तो उस संस्था आज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपने संगीत का प्रश्न पूछा, जी तो जी। संगीत बचपन से ही मेरे बैकग्राउंड में रहा, लेकिन ऐसा परफेक्शन उसमें इसलिए नहीं आया कि मैं कई तरह में इधर उधर आता जाता रहा। बाकी मैं संगीत पे धुनें बजा लेता हूँ, लोक धुनों में। कई बार गीत जब करता हूँ तो मैं मेरे हारमोनियम पे बैठ के और उनको सेट करता हूँ और उन पे मैं धुनों पे आधारित मैं करता हूँ। और बचपन में मैं स्कूल में हारमोनियम से, मैं प्रार्थना में 3-4 साल मैंने प्रार्थना मैंने ही हारमोनियम में बजाई। तो अभी भी संगीत का जो है, लेकिन सिस्टमेटिक उसको सीखा नहीं, लेकिन अभी भी बैठते हैं तो बजा लेते हैं। जी जी। गाने वगैरह भी सुनते हैं आप? गाने पहले मुकेश के गाने मुझे बहुत पसंद थे, मोहम्मद रफ़ी के बहुत कोई पसंद थे। फेवरेट गाना आपका? मेरी जब शादी हुई थी तब मैं एक गाना गुनगुनाया करता था, धर्मपत्नी का। वो किस धर्मपत्नी को सुनाता था वो मैं। जी। लेकिन अभी मुझे इसमें अचानक आपने पूछ लिया तो वो याद नहीं आ रहा। वो गाने बहुत सारे स्मृतियों में हैं, लेकिन आपको अभी कौन सा अच्छा लग रहा है? अभी तो कोई सा भी गीत जो मस्तिष्क में आ जाए। जी जी, कोई बात नहीं। आपने तो चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना। वाह। तो इस तरह से करके मैं गानों में भी बहुत सैकड़ों गाने मुझे याद है। अंताक्षरी हम जब भी सफर में जाते हैं तो अंताक्षरी में मैं किसी को सामने वाले को जीतने नहीं देता। अच्छा। हमारे ग्रुप बन जाते हैं, बहुत सफर करते हैं, यात्राएं करते हैं। आपकी ऐसा लगता है कि कोई इच्छा ऐसी है, कोई अधूरी है जो मैं
अब करना चाहता हूँ, कोई सपना ऐसा जो पूरा नहीं हुआ है, मैं अब कर सकता हूँ, करना हाँ, रजनी चाहिए। जी, मैं वैसे तो खूब किया, भ्रमण भी मैंने खूब किया है। और जब मैं सर्विस में था, वहाँ से मुझे बाहर जाने का, बहुत घूमने का मौका मिला। लेकिन जब हम पर्यटन करते थे, तीर्थाटन नहीं किया। अब उम्र के इस पड़ाव में आए कि हमारा रुझान थोड़ा ईश्वर की तरफ होने लगा है। हाँ, हाँ। और पत्नी को मैं ज़्यादा घुमा नहीं पाया। शुरुआत के सालों में हम लोग खूब घूमे, लेकिन अब ये था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं यात्राएं करूंगा। जी, जी। वो हमारा तालमेल बैठ नहीं पाता, वो घर गृहस्थी में इतनी उलझी रहती है और मेरे को अकेला जाना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। तो मैं यही सोचता हूँ कि कोई साथ ऐसा हो, पारिवारिक हो, अच्छे मित्र हों या धर्मपत्नी हो, तभी जाके भ्रमण हो। तो अभी मैं काफ़ी यात्राएं कर लेता हूँ अकेला भी। अभी मैं नेपाल जाके आया हूँ, पूरा मध्य प्रदेश घूम के आया हूँ, और देश भर के सभी जो बड़े बड़े वो कर लिए मैंने। लेकिन अब मन है कि थोड़ा मैं विदेश यात्राएं करूं। अभी हम दोनों का पासपोर्ट भी बनवा लिया, जी, जी, और जी। ईश्वर ने चाहा तो निकट भविष्य में। अभी मैं वहाँ पे जाके आया था नेपाल, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी मैंने अटेंड किया। तो इस तरह से शुरुआत हो गई काफ़ी। जी, जी। तो बस अब पर्यटन की है, थोड़ा घूम लें जब तक। नहीं, नहीं, हाथ पांव भगवान चल जरूर रहे हैं। इच्छा पूरी करेगा हाँ। और आराम से। वैसे भी आप तो हमेशा किशोर रहने वाले हैं, तो फिर आदरणीय, आपकी गोविंद कृष्ण की कविता है, वो भी सुनना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत है। वो ही ढूंढाड़ी के अंदर ही मैंने कुछ छंद लिखे थे, जो मैं आपको बता रहा था ना कि धर्म पत्नी ने उन छंदों पे टोका था मुझे। मायड़ भाषा। मायड़ भाषा में छंद थे, तो राधा का उसमें एका जगह ही नाम आया। जी, तो जी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आधी अधूरी रचना है आपकी, जी, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए आपकी रचना भी अधूरी है। तब फिर पीछे मैंने जी, श्री राधे लिखना शुरू किया। तो मैं चाहूंगा कि पहले 2 छंद आपको सुना दूं, फिर श्री राधे के 4-5 छंद सुना के जी। फिर हम अपने सभी दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और बड़ा एक प्रभावी ढंग से आपने ये इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार लिया है। आपने दिया ही बहुत खूबसूरती से है, तो हाँ, तो अनुभव बोल रहा है। मैं आपको वो पहले, सबसे पहले 2 छंद आपको कृष्ण के सुनाता हूँ, जी, जी, जिसने मुझे प्रेरित किया। इन्होंने जो टोका मुझे जी। कि माँ को कानो सगला ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे, और भूख में छे, प्यास में छे, थाकी माँ की सांस में छे, रास में विलास में उल्लास में भी कानो छे। तो धरती और व्योम में छे, एक एक कौम में छे, लोम अनुलोम और विलोम में भी कानो छे। वाह। पत्थर और मोम में छे, अगन और होम में छे, नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। वाह। और कोड़े कोड़े छे साहब, कटे कटे छे। देखो कि शारदा की वीणा में, शारदा की वीणा में, यशोदा माँ का धीणा में छे, भाईला सुदामा का चवीणा में भी कानो छे। राग मल्हार में, गजराज की पुकार में छे, सरगम का चढ़ाव और उतार में भी कानो छे। तो द्रौपदी विलाप में छे, गोपियां का भी जाप में छे, सूरदास पद की अलाप में भी कानो छे, राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छे, बावड़ा किशोर का गान में भी कानो छे। तो बस ये श्रृंखला के बाद हमने श्री राधे लिखना शुरू किया। तो 5-7 छंद श्री राधे के सुनाते हैं, और फिर अपने इसको आज वाणी को यहीं विराम देंगे। जी। कि भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, कृष्ण कन्हैया खुद आधे बिन श्री राधे, टेलीफोन मोबाइल पर ना हलो कहो, डायल वाली टोन डालिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोल। ये पहला छंद था, जिनको हमने गाड़ी में सुनाया, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लगा, आप रोज ऐसे लिखा था। तो कृष्ण रोज के अलग अलग, कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, सबके सारे कष्ट हरण है श्री राधे, पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना, विविधाओं का निराकरण है श्री राधे,
श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे। जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। मुफलिस का हंगामा समझे श्री राधे, चाहे मेरा ड्रामा समझे श्री राधे। कुछ देने को पास नहीं है कान्हा जी, मुझको यार सुदामा समझे श्री राधे। और वाह। बेटियों पे मैं श्री राधे में भी कहा है कि बेटी है तो उज्जवल कर है श्री राधे, वाह। ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे। बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे। और रजनी जी, हमने हाश में भी खूब श्री राधे लिखे। जी। मेरा एक श्री राधे वायरल भी हुआ था हम्म। कि घड़ा पाप, जिसमें कोरोना था ना अपने, हम्म। घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, कुंभकर्ण कोविड से डर गया श्री राधे। रावण गया भराने ईंधन वाहन में, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे। जी। और एक श्री राधे अभी गर्मियों में इन्होंने बड़ी हमारे श्री राधे के माध्यम से मुझे कैसे ब्लैकमेल किया देखो। जी। तो इन्होंने कहा कि बहता देख पसीना तन का, श्री राधे गर्मी पड़ी ना अब की बार खूब जी। बहता देख पसीना तन का श्री राधे, जी। गर्मी में एहसास तपन का श्री राधे। पत्नी बोली शाम पिया रहते घर में, एसी लगवाओ 2 टन का श्री राधे, एसी लगवाओ 2 टन। तो सब कमरों में हमने इनके लिए फिर एसी लगवाया। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। तो ऐसे करके अनवरत रूप से लगभग 1500-2000 के बीच में होंगे श्री राधे चंद। तो ये करके, और ये आनंद है, श्री राधे का हम पे विशेष कृपा है। घर में हमारे पूजा है जी। ठाकुर जी की, लगभग 100 साल पुराने, हमारे दादाजी की स्थापित की हुई। तो पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर दादी करती थी, फिर पिताजी ने की, और अब वो सेवा हमारे पास है, हमारे श्रीमती जी करते हैं 2-2.5 घंटे रोज वाह जी। ठाकुर जी का हमारे घर में। तो घर का हमारे ओरा जो है घर का बहुत 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 ही पॉजिटिविटी पॉजिटिव है, है। बहुत सुंदर है। और हम मानते हैं कि साक्षात ईश्वर का हम पे आशीर्वाद है। जी जी और लोग भी आते हैं वो हमारे घर पे, ये कहते हैं कि आपके घर में आके हमें बड़ी प्रसन्नता मिली। जी जी। तो ये सब कृपा हम ठाकुर जी की, राधे रानी की, हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की, हमारे पिताजी की, माताजी की, दादा दादी की, और सब लोगों की, और आप जैसे सभी स्नेही हमारे जो जी जी। रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उन सब की जी। बहुत कृपा। आपने मेरा भी बहुत मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों से कहूँगी, ये थी किशोर पारिक साहब से वार्तालाप, बहुत अच्छा लगा। बहुत ऊंचे दर्जे के कवि हैं, इनकी कविताओं की मैं क्या सराहना कर सकती हूँ। ये तो सोने की लंका को मुंदड़ी दिखाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। फिर भी आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका अभिनंदन। साहब, आपने इतना समय निकाला और इतना साक्षात्कार में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे आपने, मैं खुद भावुक हो गया। जी जी जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।